सो हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उपसहसंयोजक यौगिक आए कहाँ से, ये समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि योगात्मक यौगिक होते क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। योगात्मक यौगिक, तो योगात्मक यौगिक कहते किसे हैं? जो दो या दो से अधिक सरल स्थायी परमाणु को के आणविक अनुपात को जब हम मिक्स करते हैं तो जो बनता है उन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। मतलब क्या करेंगे, जब दो या एक फिक्स कंपाउंड होते हैं जैसे FeSO4, इसे ये यौगिक है एक, पर यौगिक कैसा है? ये एक सरल यौगिक है। जैसे ही हो गया NH4 अमोनियम सल्फेट, ये भी एक यौगिक है। तो ऐसे सरल यौगिकों को, ये सब सरल यौगिक है। जब एक या दो से अधिक, मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो होने चाहिए, है ना। जब हम इन सरल यौगिकों को मिक्स करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, और इनका एक फिक्स आणविक अनुपात होगा, मतलब फिक्स अमाउंट होगा। जैसे ये एक अनुपात में ले रहे हैं, तो ये जैसे 3 अनुपात में ले रहे हैं, तो जैसे ये 2 ले रहे हैं, ये 3 ले रहे हैं, तो इनका एक फिक्स अनुपात होगा कि हमें बनाना क्या है, उसके हिसाब से हम इनका एक फिक्स अनुपात लेंगे। तो योगात्मक यौगिक कहते किसे हैं? जब हम दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को आपस में के आणविक अनुपात को दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित करते हैं। मिश्रित करने को ही हम बोलते हैं योगात्मक यौगिक बनाना, है ना। तो हम उदाहरण लेके देखते हैं कि किस प्रकार से हम बना रहे हैं, है ना। तो इनका उदाहरण लेंगे हम। जैसे FeSO4 है, ये अपने आप में एक यौगिक है, सरल यौगिक। FeSO4 लिया हमने, अमोनियम सल्फेट लिया और जल के अणु लिए, 6 जल के अणु लिए। तो इनको जब हम आपस में मिक्स कर रहे हैं तो ये कैसे जुड़ेगा? FeSO4 NH4 अमोनियम सल्फेट और 6H2। एक तो ये हो गया कि जो भी हमने डाला वैसे के वैसे वो आपस में जुड़ गया, मतलब ये था ऐसे के ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे के ऐसे जुड़ गया, और ये ऐसे के ऐसे जुड़ गया, ये तीनों आपस में ऐसे के ऐसे जुड़ गए। और दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे पोटेशियम साइनाइड लिया हमने, इसके 4 मॉलिक्यूल लिए, पोटेशियम साइनाइड के 4 मॉलिक्यूल लिए, और क्या लिया? फेरस साइनाइड लिया, इसका एक मॉलिक्यूल लिया, और बना क्या हमारे पास? K4FeCN6। तो ये यौगिक बना। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों यौगिकों में, कि इसमें तो हमने जैसे ही डाला था यौगिकों को वो वैसे की वैसे जुड़ गए हैं, और इस दूसरे वाले उदाहरण में क्या हुआ कि हमने यौगिकों को डाला और उसके बाद वो अपने हिसाब से अरेंज होके, व्यवस्थित होके जुड़े। जैसे हम बता रहे हैं कि हम उदाहरण लेते हैं कि अगर हमें कोई स्कूल टूर पे सर ले जा रहे हैं किसी कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रार्थना में, प्रेयर्स में बिठाने के लिए, तो अगर हमारे साथ टीचर आ रहा है तो और हमें वो कहता है कि आप बैठ जाओ बस, तो अगर वो हमारे सामने है तो हम जहाँ खड़े हैं वहीं बैठेंगे। और अगर कोई टीचर नहीं है हमारे सामने और उसने बोला है हमें कि जाके वहां बैठ जाना, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, मतलब जो हमारे साथी है हम उनके साथ ग्रुप में बैठेंगे। तो ये हम व्यवस्थित होके बैठेंगे कि हमें जिनके साथ बैठना है हम उनके साथ बैठेंगे। तो पहले में क्या हुआ है, पहले वाले उदाहरण में, कि बस उन्हें बिठाया गया है, उन्हें मिक्स किया गया है, तो वो जैसे थे वैसे के वैसे बैठ गए। और दूसरे में क्या हुआ है कि वो अपने अनुसार व्यवस्थित होके बैठे हैं।
मतलब उन्होंने अपने अनुसार एक दूसरे को अरेंज किया है और एक यौगिक बनाया है जुड़ के, क्योंकि ये दोनों जुड़ ही रहे हैं, निकल कुछ भी नहीं रहा है, तो ये जुड़ के एक यौगिक बनाया है। और इसमें भी इन सभी यौगिकों का, सरल यौगिकों का जोड़ योग ही हो रहा है। तो ये दो तरह के उदाहरण है। तो इस फर्स्ट वाला उदाहरण है, जो ये पहले वाला उदाहरण है, इसको हम बोलते हैं द्विक लवण। द्विक लवण मतलब ये द्विक लवण का उदाहरण है। इसमें द्विक लवण होता क्या है कि जैसे जैसे ही हमने सरल यौगिक डाले और वो आपस में उनका योग हो गया, तो वो द्विक लवण है। और ये दूसरा वाला जो उदाहरण है वो है संकुल यौगिकों का उदाहरण। मतलब जो इससे बना है, जो पहले वाले उदाहरण से जो बना है उसे हम बोलेंगे द्विक लवण, और जो दूसरे वाले से बना है, पहले वाले से जो बना है उसे हम बोलते हैं द्विक लवण। इधर लिख देती हूँ मैं, ये है द्विक लवण लवण, और जो दूसरे वाले से बना है उसे बोलते हैं हम संकुल यौगिक। संकुल यौगिक। तो इन दोनों की विशेषताएं क्या क्या है कि अब ये वाला जो बना है, जो आपस में जुड़ चुका है, मतलब ऐसे ही जुड़ा है जैसा था, जैसा हमने योग किया है वैसे ही। तो इस द्विक लवण का को ये जो स्थायी होता है, ये ठोस अवस्था में स्थायी होता है, मतलब कि ठोस अवस्था में ही जुड़ा है, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा कोई बंध नहीं बना है। कुछ जैसे हम खड़े हैं वैसे वैसे खड़े हैं, कुछ किसी ने हाथ नहीं पकड़ रखा है। एक होता है कि हाँ ऐसे आपको लाइन लगा के खड़ा किया गया है ऐसे सिद्ध में, तो ऐसे नॉर्मली खड़ा हुआ है तो कोई बंद नहीं है, जैसे मैं खड़ी हूँ और एक कोई मेरे पास में खड़ा है। और दूसरे में क्या है कि दूसरों ने हाथ पकड़ रखा है, एक दूसरे ने हाथ पकड़ रखा है। तो जैसे अगर हम नॉर्मली खड़े हैं तो हम स्थायी है कि हमें कोई नहीं गिरा सकता, कि अगर मैं खड़ी हूं तो। लेकिन अगर हमें किसी धक्के दिए जाए, हिलाया जाए, कुछ भी और कुछ फोर्स लगाया जाए हम पे, तो हम गिर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ठोस अवस्था में तो स्थायी होता है, अवस्था में स्थायी होता है, ठोस अवस्था में ये स्थायी होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में इस पर ऐसा कोई आयनों में नहीं टूटता है। लेकिन जलीय विलयन में ये क्या करता है, मतलब जलीय इसका विलयन बनाया जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे फेरस एक अलग आयन है, सल्फेट एक अलग आयन है, अमोनियम एक अलग आयन है, तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। अगर जलीय विलयन में जब इसे मिलाया जाता है, इसका जलीय विलयन अगर हम बनाएंगे तो ये होगा क्या, Fe+ 2 आयनों में टूट जाएगा, SO4 2 माइनस आयनों में टूट जाएगा, NH4 2+ में टूट जाएगा। तो ये सब आयनों में टूट जाते हैं, NH4, तो ये सब आयनों में टूट जाएगा इधर। तो जलीय विलयन में क्या करते हैं, ये आयनों में टूट जाता है, और जो ये जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता, आयनों में टूट जाता है। और जब हम इसका प्रयोगशालाओं में टेस्ट लगाते हैं कि हमें कैसे पता कि विलयन में या आयनों में टूट गया है, तो इसका जब हमने प्रयोगशालाओं में टेस्ट लगा के देखे तो इसने पूरे यौगिक का टेस्ट नहीं दिया, मतलब पूरे यौगिक के गुणों को उसने नहीं दर्शाया, सिर्फ एक आयन के गुणों को दर्शाया। जैसे फेरस आयन के गुणों को उसने अलग से बताया, सल्फेट का टेस्ट किया तो सल्फेट का अलग से बताया, अमोनिया का अलग से बताया। तो ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होता है, लेकिन जलीय विलयन में ये स्थायी नहीं होता, विलयन में अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। और पृथक करने पर ये आयनों में पृथक हो जाता है, जलीय विलयन में ये आयनों में पृथक हो जाता है, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में ये अपने आयनों में पृथक हो जाता है। आयनों में पृथक हो जाता है। और संकुल यौगिकों में क्या होता है कि ये इतने एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं, इतने घनिष्ठ तरीके से बंधे होते हैं कि जब हम इन्हें ठोस अवस्था में तो हिलेंगे नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे से व्यवस्थित है। तो लेकिन जलीय विलयन में भी ये स्थायी होते हैं, तो ये ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं, ठोस तथा
जलीय विलयन, जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। और जब हम इनको जलीय विलयन में इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, इनको मिक्स करते हैं, तो ये अपने आयनों में पृथक नहीं होते हैं। जलीय विलयन में आयनों में पृथक नहीं होते, नहीं होते क्योंकि होता क्या है इसमें, जो हमारा संकुल बना अमोनियम K4FeCN6, जब हम इसका टेस्ट लगाते हैं तो ये पोटेशियम प्लस और साइनाइड माइनस ये बना लेता है, जलीय विलयन में टूट के धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। लेकिन जो ये संकुल है हमारा, जो संकुल बना FeCN6 का जो संकुल है माइनस ऋणायन का, वो टूटेगा नहीं। अगर हम टेस्ट लगाएंगे तो ये Fe और साइनाइड और फेरस का अलग अलग टेस्ट नहीं देगा, एक ही टेस्ट देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में उपसहसंयोजक घनिष्ठ तरीके से अच्छे से बंधे हुए हैं। और ये आपस में बंधे किससे होते हैं, एक उपसहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। और इन यौगिकों को, इन संकुल यौगिकों को ही हम उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। इनको ही हम उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो ये हुआ कि उपसहसंयोजक यौगिक हम संकुल यौगिकों को बोलते हैं। तो ये यहां से आए हैं उपसहसंयोजक यौगिक। अब हम देखेंगे कि होते क्या है। उपसहसंयोजक होते क्या है ये हम देखते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक कहते किसे हैं कि जब कोई अणु या आयन किसी अन्य अणु या आयन से आपस में उपसहसंयोजक बंध से बंधा होता है तो उसे हम कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। जब कोई अणु या आयन किसी अन्य अणु या आयन से उपसहसंयोजक बंध से बंधा होता है तो हम उन्हें बोलते हैं, उन्हें उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। कहते हैं। अब पहले देखेंगे हम उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। जैसे कोई धातु है, कोई एक परमाणु है A और एक है B, तो ये दो अणु है, मतलब कोई अणु परमाणु जो भी है, एक तो A है और एक B है, अणु है। तो एक के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन धनी है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और बी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बिना कुछ बी से लिए ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और जिस तरफ जिसको देगा उस तरफ एरो का हेड आएगा, सिर का निशान आएगा, और जिस तरफ जो देगा उसकी तरफ एरो की पूंछ आएगी, मतलब एरो की टेल आएगी। तो जो एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसने बी को दे दिए बिना कुछ किए, और एक बंध बना लिया, उपसहसंयोजक बंध इसे बोलते हैं। इस बंध को, जो बंध बनाया है उसने दो इलेक्ट्रॉन दे के बिना कुछ लिए, उसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो जैसे अब इसमें जिन यौगिकों में अणु या आयन किसी अन्य अणु या आयन से उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उन यौगिकों को हम बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। जैसे हमने देखा अभी FeCN6,
तो एक था K4FeCN6, ये यौगिक हमने अभी अभी देखा। तो जो ये K4 है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम आयनिक स्फीयर। ये तो आयनिक स्फीयर होता है। जो संकुल, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं संकुल यौगिक। जो ब्रैकेट के अंदर वाला भाग होता है उसे हम संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, है ना। तो ये संकुल यौगिक ब्रैकेट के अंदर वाला हो गया, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे आगे की तरफ हो चाहे पीछे की तरफ हो, उन्हें हम बोलते हैं आयनिक स्फीयर। आगे की तरफ कौन लगता है? आगे की तरफ धनायन लगता है और पीछे की तरफ ऋणायन लगाते हैं हम। अब हम देखेंगे संकुल यौगिक में बंध कैसे बनता है। अब जो संकुल यौगिक है, ये वाला संकुल यौगिक है, तो इसके अंदर ये जो है उसे बोलते हैं हम केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय आयन या केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं इसे हम, सेंट्रल मेटल आयन। केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं इस Fe को। और Cn जो है हमारा, उसे हम बोलते हैं लिगेंड। तो ये दो टर्म है, दो उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित दो परिभाषाएं होगी कि केंद्रीय धातु आयन क्या होता है और लिगेंड क्या होता है, हम ये समझेंगे। तो केंद्रीय धातु आयन क्या होता है? केंद्रीय धातु आयन वो होता है जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, उसे हम केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं। किसे कहते हैं हम केंद्रीय धातु आयन? परमाणु की कोई धनायन या कोई उदासीन अणु, या तो धनायन लेकर जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या कोई उदासीन अणु। जब कोई धनायन या उदासीन अणु किसी अन्य धनायन या उदासीन अणु से किसी अन्य ऋणायन, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ही दे सकता है, तो किसी अन्य ऋणायन या उदासीन अणु से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, उसे हम बोलते हैं, उसे हम केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है तो ये करता क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो ये है क्या? जो केंद्रीय धातु आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और इसके पास ये ऋणायन होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दाता। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे इलेक्ट्रॉन दाता बोलते हैं, और सेंट्रल मेटल आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलते हैं। क्योंकि इसके पास, अब वो लेता क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और लेने के लिए जगह भी होती है, मतलब रिक्त कक्षक, समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक, समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। इसके अंदर समान ऊर्जा, केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड से ग्रहण करता है। अब इन दोनों के बीच में, अब ये तो पता चल गया कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है क्योंकि इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, इस वजह से लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस वजह से हम उसे इलेक्ट्रॉन दाता कहते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक उपस्थित होता है और वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हम उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं, है ना। तो अब जो दोनों, हमें पता चल गया कि लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन देगा और केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। जो लिगेंड देता है, और ये केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं इसे, तो ये तो लेगा और ये देगा, तो इन दोनों के बीच में उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। मतलब जो दे रहा है उसकी तरफ एरो के
पीछे वाला हिस्सा होगा और जो ले रहा है उसकी तरफ एरो का हेड होगा, आगे का हिस्सा होगा, और इस दोनों के बीच में उपसह संयोजक बंध बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। तो हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में लिगेंड्स के प्रकार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको अच्छे लग रहे हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।